हाँ तो नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है नागरिकता। तो आज हम लोग नागरिकता के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग भारतीय संविधान का जो चैप्टर है, भारतीय संविधान की व्यवस्था, उसके बाद भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसी के कड़ी में एनसीईआरटी के अंतर्गत नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका नागरिकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहते हैं। तो सिटीजनशिप को हम लोग संविधान के भाग 2 में पढ़ते हैं, जिसमें की चर्चा जो है आर्टिकल 5 से 11 तक की गई है। तो इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ेंगे, जिसमें सिटीजनशिप प्रोविजन, नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता की समाप्ति, किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक कैसे माना जाता है, उसके लिए क्या क्या जो है नियम फॉलो किए जाते हैं, किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे टर्मिनेट हो सकती है, विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता, जो व्यक्ति विदेश में है उनको अपने देश यानी इंडिया की नागरिकता कैसे दी जाती है, और उसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ, यदि आप प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, प्रतिदिन जो है शाम को 5 से 6 बजे तक जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, उसका लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रतिदिन आप इवनिंग 5 से 6 बजे तक निःशुल्क ऑनलाइन फ्री टेस्ट दे सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नागरिकता है क्या। नागरिकता क्या है, तो नागरिकता को अच्छी तरह से जान लेते हैं। देखिए, किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक जो रहते हैं नागरिक, जो अपने देश के होते हैं, और एक विदेशी होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं। तो नागरिक जो होते हैं भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने देश के नागरिक, जिन देश के उन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वे उस देश के नागरिक कहे जाते हैं। और दूसरी ओर जो होते हैं विदेशी नागरिक, जो अन्य राज्य या अन्य देश के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और जो विदेश से व्यक्ति हमारे देश में आते हैं, उसमें भी उनके 2 पार्ट होते हैं। एक व्यक्ति वैसे होते हैं जो हमारे मित्र देश के होते हैं, और एक वैसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे शत्रु देश के होते हैं। जैसे मान चलिए अभी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है तो हमारा शत्रु देश का नागरिक माना जाएगा। और यदि मान चलिए कि आपका ब्रिटेन का हो गया, अमेरिका का हो गया, तो वे शत्रु देश के नागरिक माने जाएंगे। तो विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो या युद्ध की स्थिति बनी हुई हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंद के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 22 में जो है, अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो चलते हैं, इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं नागरिकता। हम लोग अध्याय 5 नागरिकता का जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग अध्याय 1, 2, 3, 4 को जो है हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप उस वीडियो को यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर नागरिकता, तो नागरिकता है क्या। नागरिकता जिसको हम लोग सिटीजन बोलते हैं, सिटीजनशिप। तो सबसे पहले नागरिकता की हम लोग परिभाषा को देखते हैं। तो नागरिक किसे कहते हैं, तो देखिए, राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, नागरिक कहलाता है, सिटीजन कहलाता है। आप भारत देश के नागरिक हैं, तो कोई आपसे पूछ दे कि नागरिकता की परिभाषा क्या है, तो राज्य में निवास, राज्य यानी देश भी उसको हम लोग मान सकते हैं। तो जिस देश में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य क्या या देश का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, उसे क्या कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है। और इसके बाद आता है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप आखिर क्या होता है, सिटीजनशिप के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये अधिकतर किसी विदेशी व्यक्ति को प्राप्त
नहीं हो सकते हैं। देखिए, नागरिकता क्या है? तो नागरिकता किसी व्यक्ति की ऐसी पोजीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं और संविधान में जिसका वर्णन किए गए हैं। और ये अधिकार जो है विदेश से जो व्यक्ति आता है उसको प्राप्त नहीं होता है। जो जिस देश का सिटीजनशिप रहता है, नागरिकता मिला रहता है, उसी नागरिक को यह अधिकार जो है प्राप्त होता है। अब है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के जो है भाग दो में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग भाग 2 के अंतर्गत आज आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कुछ हम लोग मूल बिंदुओं को जान लेते हैं कि हमारे देश में जो है नागरिक के अलावा कानूनी दर्जे से 4 प्रकार लोग रहते हैं। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ जो काफ़ी इससे पहले जानना जरूरी है कि हमारे देश भारत में जो नागरिक तो रहते ही हैं, उसके अलावा 3 तरह के और व्यक्ति भी रहते हैं। जैसे मान चलिए कि नागरिकता जिन्हें वैसे व्यक्ति जिसे देश का पॉलिटिकल और सिविल राइट प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे तो हम लोग नागरिक कहते हैं। और दूसरा होता है शरणार्थी। हमारे देश में कुछ शरणार्थी लोग भी रहते हैं जिसको हम लोग रिफ्यूजी बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे रिफ्यूजी जो है बांग्लादेश से आ जाते हैं, पाकिस्तान से आ जाते हैं, जो नज़दीक के हमारे पड़ोसी देश है वहाँ से आ जाते। तो शरणार्थी क्या होता है? उसको हम लोग अंग्रेजी में जो है रिफ्यूजी बोलते हैं। जो व्यक्ति दूसरे देश से शरण लेने हमारे देश में आ जाते हैं और सरकार वैसे व्यक्तियों को शरण दे देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। और तीसरा, हमारे देश में विदेशी लोग भी रहते हैं जिसको हम लोग एलियन बोलते हैं। एलियन भी 2 तरह के होते हैं, आपको बताएं। एक हमारे मित्र राष्ट्र के एलियन होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे शत्रु देश के एलियन होते हैं। तो जो दूसरे देश से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, स्टडी करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं या व्यापार करने के लिए आए हुए हैं, तो उन्हें हम लोग विदेशी नागरिक बोलते हैं। और एक होते हैं राज्यविहीन नागरिक। ऐसा व्यक्ति जिन्हें किसी देश का नागरिकता नहीं मिला हो और वे हमारे देश में आ गए हैं, उन्हें किसी देश का जो है प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे हम लोग व्यक्ति को क्या बोलते हैं? राज्यविहीन व्यक्ति बोलते हैं। चलते हैं अब मूल पॉइंट पर आते हैं, अब चर्चा करते हैं। हम लोग एक एक बिंदु को, एनसीईआरटी की पुस्तक के एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो 5 से 11 में चर्चा किया गया है कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ तो किस स्थितियों में किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। और अनुच्छेद 5 से 8 तक नागरिक के 4 वर्गों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करने पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। देखिए, आर्टिकल 5 से 8 तक हम लोग नागरिक को कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। और अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिक कोई भी यदि व्यक्ति हमारे देश का, अपने देश का नागरिक हो और दूसरे देश का नागरिकता यदि वो ग्रहण कर लेता है तो भारत देश की नागरिकता उसकी जो होती है समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 तथा 11 में संसद को नागरिकता संबंधित विधित बनाने का सख्ती प्रावधान है। और आर्टिकल 10 से 11 में यदि संसद चाहे कि हमारी जो नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है उसमें कुछ संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो संसद जो है कर सकती है। चलते हैं, सबसे पहले जो है देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी और महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पद पर केवल भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। और संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से व्यक्ति आता है, घूमने आता है, व्यापार करने आता है और पढ़ने आता है और हमारे देश का राष्ट्रपति बन जाए, उपराष्ट्रपति बन जाए, संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाए, ऐसा नहीं है। इसके लिए उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो आगे प्रावधान दिया गया हमारे संविधान में कि किस तरह से कोई भारत का नागरिक हो सकता है, तो उसकी हम लोग चर्चा डीपली करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी प्रश्न इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों को विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। जैसे 5 में है कि संविधान लागू होने के समय जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो नागरिकता संबंधी कुछ उपबंध दिए गए, उसके बारे में चर्चा किया गया। तो आर्टिकल 5 के बारे में हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल नागरिकता के भाग 2 में आर्टिकल 5 का संबंध किससे है, काफ़ी प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो आर्टिकल 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है वह भारत का नागरिक होगा यदि वह निम्न श्रेणी को कम से कम 1 को पूरी करता है। देखिए,
हमारे देश का संविधान अनुच्छेद 5 कहता है कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो उस समय तक भारत में जो व्यक्ति रह रहा था, अधिवास कर रहा था, लिविंग कर रहा था, वो व्यक्ति जो होगा भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसको कम से कम ये नीचे जो शर्त दिए गए हैं उसमें से एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा। पहला, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। यदि संविधान लागू होने से पहले कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता में से कोई एक भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। यदि उसके माँ या पिताजी, इसमें कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष के तौर पर साधारण तौर पर निवासी रहा हो। यह संविधान हमारे देश में जिस दिन लागू हुआ उससे पहले लगातार 5 वर्ष किसी भी राज्य में रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 5 के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं आर्टिकल 6। तो हम लोग आर्टिकल 5 के अंतर्गत जान गए कैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक का प्रदान की गई। जो 26 जनवरी 1950 हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले वैसे व्यक्ति जो इन शर्तों को मानते थे उन्हें भारत का नागरिकता, सिटीजनशिप दिया गया। अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 5 के बाद अनुच्छेद 6 आएगा। तो अनुच्छेद 6 में कहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों को नागरिकता। इसमें जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले वैसे व्यक्ति को नागरिकता दिया गया। तो किन परिस्थितियों में? आप जानते हैं कि पहले भारत और पाकिस्तान एक था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 भागों में बट गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत आए और बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से पाकिस्तान गए। क्योंकि लोगों को उस समय देश आज़ाद होने से पहले बोला गया कि आप स्वतंत्र हैं, अब जिधर चाहते हैं उधर जा सकते हैं। देश का विभाजन 2 भागों में होने जा रहा है, एक भारत और पाकिस्तान। आप यदि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहें, भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहें। तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करके आए किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो जब पाकिस्तान अलग होता है तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो आम पब्लिक है भारत में आते हैं, तो माइग्रेशन कर हमारे देश में आते हैं। तो उन्हें किन स्थितियों में भारत का नागरिक माना जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को 2 भागों में बांटा गया। एक व्यक्ति जो आज़ादी के पहले, जैसे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, और एक दूसरे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए। देखिए यहाँ अनुच्छेद 6 आर्टिकल 6 में ये बात बताई जाती है कि पाकिस्तान से जब माइग्रेट करके हमारे देश इंडिया में आए तो उनको 2 श्रेणी में रखा गया। पहले श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा गया जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए, और सेकेंड जो श्रेणी है उसमें 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आए। तो 2 प्रकार के व्यक्ति हो गए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 19 जुलाई 1948 की तिथि का महत्व यह है कि इसी तिथि को भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवेश करने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली शुरू की गई। देखिए अब बात आती है कि आखिर ये डेट 19 जुलाई 1948 को क्यों? देखिए तो 19 जुलाई 1948 से जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत गए, तो उन्हें कोई अनुमति पत्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति इधर उधर जो है माइग्रेट किए तो उनको अनुमति पत्र प्रदान की गई कि बिना अनुमति के, बिना ऑर्डर के आप भारत से पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं और पाकिस्तान से इंडिया नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी। तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, तो ये जो था आपका आर्टिकल 6 में इसकी चर्चा की गई कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको क्या होना चाहिए? माइग्रेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए और जो 19 जुलाई 1948 के पहले आए उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो उनको 2 भागों में बांट गया। तो मूलतः हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार कहाँ पे है? तो आर्टिकल 6 में चर्चा किया गया। अब बात आता है आर्टिकल 7 में। तो जिस तरह हम लोग पढ़ें कि आर्टिकल 6 में जो था आपके पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के संबंधी अधिकार थे, उसी प्रकार पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 7 में किया गया। इसमें प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 7 में दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए यानी भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। किंतु
किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आ गया। देखिए मान चलिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सभी व्यक्तियों से, आम जन से बोला गया कि जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रहें, या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। तो बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान में जो है चले गए, लेकिन उन्हें क्या है कि पाकिस्तान की स्थिति, जो वहाँ की सामाजिक वातावरण को झेल नहीं पाए। उन्हें लगा कि नहीं, इंडिया ही अच्छा है। लेकिन वे फिर भारत वापस लौटना चाहें तो उनको ये देखा गया कि वे जब भारत लौटे हैं तो उनके पास माइग्रेट सर्टिफिकेट अनुमति लेकर वापस आए हैं कि नहीं। तो नागरिक तो उसकी नागरिकता के संबंध में वही नियम लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों पर लागू हुए। तो उनको वहां से बिना अनुमति पत्र लेकर यदि आएंगे तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी ये 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को पहले ही बताया गया है आर्टिकल 6 में कि जब भी वे आएंगे इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो उनके पास एक अनुमति पत्र होना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा जो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। तो स्पष्ट इससे होता है कि आर्टिकल 7 में ऐसे व्यक्तियों को चर्चा किया गया है जो पहले पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन पाकिस्तान उनको पसंद नहीं आया, वे पुनः भारत लौट कर आए। तो भारत लौट कर आए तो क्या वहाँ से वे अनुमति पत्र लेकर आए कि नहीं। यदि अनुमति पत्र लेकर आए हैं तो उन्हें कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना होगा और उसके बाद फिर पंजीकरण के द्वारा भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हम लोग 7 की चर्चा कर लिए। अब बात आती है कि आर्टिकल 8 में, अनुच्छेद 8 में क्या चर्चा की गई है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप के अंतर्गत भाग 2 की चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल जो है 5 से 11 तक नागरिकता की जो है व्याख्या किया गया है। तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को, मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, बहुत सारे व्यक्ति थे जो दूसरे देश में, जब देश आज़ाद हुआ तो दूसरे देश में रह रहे थे, दूसरे देश में जो है अपना परिवार को लेकर रह रहे थे, वहाँ पर भी अपनी जो है बहुत सारे यूनियन संघ का निर्माण किए थे। तो अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों की नागरिकता को बंद करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु भारतीय मूल के थे। वे भारत के थे लेकिन वे किसी न किसी कारण से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रह रहे थे। तो उन्हीं की चर्चा जो है आर्टिकल 8 में किया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म अथवा जिसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में किसी का जन्म भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ था तो वर्तमान में वह व्यक्ति साधारण तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा है, वह भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अब जानते हैं कि हमारे संविधान में जो है भारत शासन अधिनियम का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है संविधान में आर्टिकल 8 में चर्चा की गई है कि भारतीय मूल के जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भारतीय संबंधी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा परिभाषित किया गया हो तो वे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। और यदि वह अपने निवास के देश में भारतीय राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि आर्टिकल 4 में भारतीय मूल के ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं और उनको भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, यदि उनके माता पिता, नाना नानी किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वे आएंगे और अपने भारतीय राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष अपनी नागरिकता का आवेदन देंगे तो उनके आवेदन पर उसकी विचार किया जाएगा और यदि सही पाया गया तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसके आगे जो है आर्टिकल 9 की चर्चा करेंगे जिसमें विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले कोई व्यक्ति का जो, यदि मान चले कि हमारे देश का नागरिक है, आर्टिकल हम लोग थोड़ा 9 का चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद अमेंडमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 9 में क्या बताया गया है कि भारतीय मूल के लोग, हमारे देश, अपने देश के लोग जो गए दूसरे देश चले गए, यदि वे वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, मान चलिए भारत का लोग कोई अमेरिका गया, भारत का यदि वो भारत का नागरिक है लेकिन अमेरिका का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वहाँ जो है उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है खत्म हो जाएगा, वे स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। और इसके बाद जो आर्टिकल 10 में चर्चा की गई है नागरिकता के अधिकार कैसे बने रहेगा, और उसके बाद 11 में जो है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को कैसे चेंज किया जा सकता है, समय समय पर संसद जो है इसमें सुधार कर सकती है। तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। इससे पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955।
टाइप, जिससे काफी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंध विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। आपको पहले ही बताया है कि भारतीय संविधान जो हमारा 5 से 11 तक है, उसमें 11 में कहा गया है कि संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, नागरिकता संबंधी नियम कानून में नया नियम कानून बना सकती है। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ, जिसे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत रखा गया। आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब पॉलिसी बनती है, कोई भी रूल आता है, तो उसमें कुछ त्रुटियां रहती है, तो उसी त्रुटियों को सुधारने के लिए समय समय पर जो है संशोधन अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसी नागरिकता अधिनियम को सुधार करने के लिए 1955 में एक नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसे हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है। अब बात आती है कि नागरिकता संबंधी अधिनियम को कितने बार सुधारा गया, तो 8 बार सुधारा गया। सबसे पहले जो है 1957, 60, 86, 92, 2003, 5, 2015, समय समय पर इसमें इस अधिनियम में जो है सुधार किया गया है। भारतीय नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब जो है संशोधन होकर भारतीय नागरिकता यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो उसे 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। सबसे पहला, जो जन्म से, यदि जन्म से ही कोई व्यक्ति यहाँ रहता हो। दूसरा, वंशाधिकार द्वारा। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। 4 में देशीयकरण द्वारा। और 5 में विदेशी भूमि अर्जन के दौरान। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 टाइप दिए गए हैं। पहला जो है हम लोग जानेंगे कि जन्म से नागरिकता कैसे प्राप्त होती, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे आपको मिलेगा, पंजीकरण द्वारा आप कैसे नागरिकता ले सकते हैं, देशीयकरण द्वारा कैसे ले सकते हैं, विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा कैसे। तो विदेशी भूमि आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि यदि मान चलिए कि हमारा देश किसी दूसरे देश की भूमि को कब्जा कर लेता है, तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माना जाएगा, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो हम लोग इसका एक एक करके चर्चा करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले जो है जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत में जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता से कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। मान चलिए कि जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके बाद माता और पिता में से कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक हो, तो जिसको हम लोग जस्ट सॉइल लॉ ऑफ सॉइल। इसमें एक और बात आती है, इस विधि के 2 अपवाद। प्रथम, यह विधि वहां लागू नहीं होती जहां जन्म के समय शिशु का पिता किसी दूसरे देश या शत्रु देश का राजनयिक, डिप्लोमेट, और द्वितीय शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में जन्म लेने वाला बच्चा। देखिए, मान चलिए कि यहाँ बात आती है कि माता और पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो, लेकिन वहाँ ये बात लागू नहीं होगी कि उसका माता किसी और देश का नागरिक हो और पिता किसी और देश का नागरिक हो या किसी हमारे शत्रु देश का नागरिक हो। उस स्थिति में ये नियम जो है लागू नहीं होता है। अब चलते हैं सेकेंड जो आया था कि वंश से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तो यहाँ दिया गया है कि भारत के बाहर किसी भी देश में, मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को या इससे बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके या तो मदर या फादर में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अब बात आती है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। तो इसमें भी कुछ खामियां थी, तो इसलिए संविधान में अमेंडमेंट हुआ 1992 में। तो माता की नागरिकता के आधार पर जो विदेश में जन्मे व्यक्ति हो उसके नागरिकता संबंधी प्रावधान में एक संशोधन हुआ, जिससे हम लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहते हैं। इसके बाद जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि में पंजीकरण न हो। देखिए, एक और नियम आया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर कोई भी व्यक्ति यदि वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, तभी माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ और 1 वर्ष के भीतर उसे भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसका पंजीकरण करा दिया गया हो, तभी उसकी नागरिकता पर विचार किया जाएगा, अन्यथा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और तीसरा जो रूल था कि पंजीकरण द्वारा नागरिकता,
सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा अब भारत के नागरिक कैसे बन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। पहला है, भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्ष रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 5 से 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। यदि आप योग्य समझे जाएंगे तभी आपको नागरिकता मिलेगी। इसके लिए नागरिकता संशोधन नियम 1986 से पहले उपयुक्त निवास करने की अवधि जो थी मात्र 6 माह थी। पहले जो था 1986 में अमेंडमेंट हुआ तो 5 से 7 वर्ष किया गया, लेकिन पहले जो था मात्र 6 महीने बाद ही पंजीकरण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है, भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश अथवा स्थान में निवास कर रहे हों, भारतीय नागरिकों के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे आदि इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था परंतु वे भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे थे, तो भारतीय नागरिकों के साथ यदि विवाह करने वाली स्त्री हो गए और भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे इस विधि द्वारा भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो था, देशीयकरण द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है। देखिए, तो किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन कर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कोई भी विदेशी नागरिक चाहे, कुछ वो नियम कंडीशन हमारे संविधान में दिए गए हैं, यदि उसको फिल करते हैं तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित शर्त आपको मानना पड़ेगा। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग, सबसे पहले आप जिस देश के पहले नागरिक थे वहां से की नागरिकता आपको त्याग करना पड़ेगा। वह उस देश का नागरिक होना चाहिए जहां देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। और तीसरा जो है, देशीयकरण का आवेदन तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो। आवेदन से पहले कम से कम 1 वर्ष तक इंडिया में रहा हो। वह पूर्ण आयु, क्षमता और सद चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसकी चरित्र अच्छा होना चाहिए, पूर्ण आयु हो और क्षमता वाला व्यक्ति हो। संविधान में उल्लेखित भाषाओं लैंग्वेज में किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का उसे पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन पूर्ण करने के बाद ही किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है। राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखने वाला अथवा निश्चित रूप से निष्ठा का शपथ लेना होगा। यदि आप भारत का नागरिक बनते हैं तो भारतीय संविधान को वाजिब है कि आपको मानना पड़ेगा, भारतीय रूल रेगुलेशन को आपको मानना पड़ेगा, तो उसके लिए एक आपको शपथ देना पड़ेगा। और पांचवा जो हम आपको बताए थे, राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है अथवा कर लिया जाता है तो संसद यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किमवासी भारतीय नागरिक हो गए। देखिए, हम पहले ही चर्चा किए हैं, यदि हमारा देश कोई नया राज्य क्षेत्र को ग्रहण करता है या कोई राज्य या देश मिलना चाहता है तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जैसे 1974 में आप जानते हैं सिक्किम का विलय भारत में हो गया, अतः सिक्किम के जितने भी नागरिक हैं वे क्या हो गए, भारतीय नागरिक हो गए। तो भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोगों को भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं। उसका पूरा फुल पावर जो है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। भारत में एकल नागरिकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है एक हरी नागरिकता है। यह जो है ब्रिटेन कंसेप्ट का देन है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप प्रावधान है। भारत की नागरिकता अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नियंत्रित और विनियमित करती है। अनुच्छेद 11 में संसद को यह पावर दिया गया है कि वे समय समय पर विनिमय प्रावधानों को, विधि को, नियम को कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब बात आती है कि अनुच्छेद हम लोग 9 तक चर्चा कर लिए थे, अब अनुच्छेद 10 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 9 में आपको बताया गया कि विदेशी राज्यों को स्वेच्छा से अर्जित करने वाला व्यक्ति को कैसे मतलब नागरिकता से डिसमिस किया जाता है। कोई भी व्यक्ति चले गए दूसरे देश में और दूसरे देश की नागरिकता ले लिए तो उनके भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में किया गया था। अब अनुच्छेद 10 में चलते हैं। तो अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। आपकी नागरिकता होने का अधिकार कैसे बने रहेगा। तो अनुच्छेद 10 स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक संसद जो नियम बनाई
बनाई है, कानून बनाई है, उसका यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तभी आपसे नागरिकता छीनी जाएगी। और अनुच्छेद 11 में क्या चर्चा किया गया है, तो हम अनुच्छेद 11 को भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। संसद को नागरिकता का अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों को परिवर्तन करने का पूर्ण शक्ति दिया गया। संसद जो है नागरिकता संबंधी किसी भी नियम बनाने तोड़ने के लिए संसद जो है ऑल एंड ऑल है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त करने के 3 आधार है। हमारे देश में पहला संविधान संशोधन अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम 1955 आया। उसके अंतर्गत भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 आधार पर जो है समाप्त की जा सकती है। पहला, परित्याग, यदि कोई व्यक्ति परित्याग कर देता है, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा जो है पर्यावसान यानी टर्मिनेशन, सरकार उसको नागरिकता से टर्मिनेट कर सकती है। तीसरा, वंचित किया जाना, तो किस स्थिति में परित्याग किया जाएगा, किस स्थिति में पर्यावसान किया जाएगा और किस स्थिति में वंचित किया जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आता है परित्याग। तो कोई भी वयस्क नागरिक, एडल्ट सिटीजन घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। यदि आप एडल्ट हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो अब यदि भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हैं स्वेच्छा से, तो आप छोड़ सकते हैं, इसकी घोषणा कर छोड़ सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। ऐसा थोड़े है कि आप गए और घोषणा कर दिए कि हम भारत का नागरिक रहेंगे, तो आप कहाँ करेंगे? सबसे पहले आपको किसी दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, तब भारत की नागरिकता को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है टर्मिनेशन। देखिए, जिसको हम लोग पर्यावसान कहते हैं, तो टर्मिनेशन किस स्थिति में किया जाता है? तो भारत का वह नागरिक जिसे देशीयकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत का नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। देखिए, पर्यावसान क्या है? मान चलिए कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पंजीकरण द्वारा किया, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, अब हम इस देश में नहीं रहना चाहते, हमें दूसरे देश की नागरिकता लेना है, तो वो फिर व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, तो भारत की नागरिकता से उसे क्या कर दिया जाएगा? वंचित किया जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ बात आता है वंचित किया जाना। तो ये वंचित किया जाना क्या है? ऐसे भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है और वह केंद्र सरकार के आदेश दौरान नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारतीय नागरिक हो, उसे समान परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब कुछ रूल है किस आधार पर किसी व्यक्ति को जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ऐसे थोड़े है कि आपको सरकार जब चाहे किसी को नागरिकता से बेदखल कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, आप किस क्राइटेरिया का फॉलो नहीं करते हैं तो आपको नागरिकता से अघोषित कर दिया जाएगा। पहला जो है संविधान के प्रति निष्ठा न रखने वाला अथवा संविधान में आस्था न रखने वाला। संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं, यदि उसका आप पालन नहीं करते हैं तो आपसे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति रहते हो इंडिया में और गुण गाते हैं पाकिस्तान का, सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का, चाइना का, तो उस स्थिति में भी आपसे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अर्थात गैर विधि द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित की है, यदि कोई व्यक्ति भारत के नागरिक बने हैं और गलत ढंग से अपना जो है सूचनाएं को दिए हैं, तो उससे भी भारतीय सरकार जो है नागरिकता को समाप्त कर सकती है। देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता के प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश या 2 वर्ष से अधिक की सजा। मान चलिए कोई विदेशी व्यक्ति आया और उससे भारत सरकार ने जो है अपना उसको देश का नागरिक मान लिया, लेकिन देश के नागरिक माने जाने के 2 वर्ष के अंदर ही जिस देश से वह व्यक्ति आया है उसको यदि वहाँ की सरकार है, वहाँ की जो न्यायिक प्रशासन कानून यदि उसको सजा दे जाती है, तो उस समय भी उसका नागरिकता जो है खत्म हो जाएगा। किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष एक दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक को दूसरे देश के स्त्री या दूसरे देश के पुरुष से शादी कर लेता है, तो उस समय भी नागरिकता समाप्त होने की नौबत आ जाती है। लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रहने, यदि आप लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रहते हैं तो उस स्थिति में भी आपकी नागरिकता जा सकती है। अब बात आता है कि लोकसभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न में भारतीय संविधान समान नागरिक, ऑर्डिनरी सिटीजन और देशीयकृत नागरिक, न्यूट्रलाइज सिटीजन में कोई विभेद नहीं करता। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में लड़ने पर भारतीय संविधान जो है समान नागरिक और देशीयकृत नागरिक दोनों में कोई अंतर नहीं कर, जो भारत का नागरिक हो, चाहे वो किसी तरह से भारत में का नागरिक बना हो, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है यदि उसे आवश्यक
समर्थन प्राप्त हो। जैसे आप जानते हैं सोनिया गांधी विदेशी है लेकिन वो इंडिया की नागरिक है, तो वो भी चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकती है। आप देखते हैं लोकसभा से जीत कर जाती है, विपक्षी दल की अध्यक्ष भी रह चुकी है। अब है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का आश्वासन देता है कि अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और नियुक्ति में अवसर प्रदान की समता प्रदान करेगी। यदि जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार से विभेद का प्रतिषेध करता है तब भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। कोई भी व्यक्ति हो, किसी तरह का व्यक्ति हो, यदि वो भारत का नागरिक हो तो किसी भी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट है, ये अमेरिकी संविधान के बारे में जान लेते हैं। देशीयकृत नागरिकों न्यूट्रलाइज सिटीजन को केवल सीनेट का सदस्य भारत के राज्यसभा समक्ष बनने का अधिकार देता है। देखिए अमेरिका में भी नागरिकता यदि किसी दूसरे देश के व्यक्ति जाकर अमेरिका का नागरिक बन रहे हैं लेकिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वे केवल सीनेट का सदस्य, जो हमारे भारत का राज्यसभा के इक्विवेलेंट है, सीनेट का सदस्य बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो, लेकिन हमारे देश भारत में नहीं है। दूसरे देश में भी जिनका जन्म हुआ हो और यदि वे भारत के नागरिक हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि हाँ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।